सो हेलो एंड वेलकम बैक, दिस इज डिवाइन लर्निंग सेंटर ऑनलाइन बैच। तो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के कुछ टॉपिक्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और किस तरीके से वो काम करता है, ये सब हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट है बच्चों का। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग टुडे इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर आप डेली ओम का उच्चारण करते हैं तो आपको बड़ा पीस मिलता है, शांति मिलती है, वो सब मिलता है जो आपको चाहिए। सिमिलरली अगर आप इस चैप्टर में ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट सब कुछ क्लियर, शांत हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज ओम्स लॉ डियर स्टूडेंट्स। सो ओम्स लॉ कैसे आया, किस बेसिस पे आया? तो जब हमने बात करी कि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो हायर टू लोअर करंट फ्लो करता है। अब मैं अगर धीरे धीरे पोटेंशियल को इंक्रीज करूं, डिफरेंस को इंक्रीज करूं, तो क्या ज्यादा करंट फ्लो होगा या कम करंट फ्लो होगा? तो हम ये नोटिस करते हैं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा हम देखते हैं। क्या होना चाहिए? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही करंट एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा होती है, दिस इज द आइडियल कंडीशन, लेकिन ऐसा मिलता नहीं। आइडियल तो कुछ है ही नहीं लाइफ में, तो ये कैसे आइडियल हो जाएगा? तो ओम्स लॉ स्टेट्स तो यही करता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमेशा याद रखना है टेम्परेचर क्या रखा है यहाँ पे हमने, कांस्टेंट, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को वेरी करोगे तो ये कंडीशन सेम नहीं होगी। कैसे, वो भी मैं बताती हूँ। तो हमने दो ये वायर ले ली, अरे एक ही वायर ले ली, ये दो पॉइंट्स ले लिए ए बी, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पे पोटेंशियल वी बी है। वी ए जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है वी बी से, तो करंट क्या होगा, वी ए से वी बी की तरफ मूव करेगा, राइट। कब तक मूव करेगा? जब तक Va इज इक्वल्स टू Vb नहीं आ जाता। और ये पूरी कंडीशन हम कब पढ़ रहे हैं? जब टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और फास्ट हो जाएगा, कॉलिजन फास्ट हो जाएगा, तो करंट इंक्रीज हो सकता है ना, और इससे वायर खराब हो सकती है, ये कंसेप्ट फेल हो सकता है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो V प्रोपोर्शनल टू I तो होता है, लेकिन हर घर में तो एक विलन भी तो होता है। तो इस वायर में भी एक विलन है, वो है मटेरियल का विलन। तो रेजिस्टेंस कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो होने से रोक रही है। मेटल्स में कम होती है, सेमीकंडक्टर्स में थोड़ी कम होती है और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसमें वो फ्लो करने नहीं देता। होता क्या है रेजिस्टेंस? एवरीबडी टेल्स यू रेजिस्टेंस वो है कि जो करंट को फ्लो होने से रोके, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्यों ऐसी प्रॉपर्टी आती है? तो हमें पता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही थोड़ी फ्लो होने देंगे, प्रोटॉन्स भी तो बैठे हैं। तो हिंड्रेंस इफेक्ट शो करते हैं कौन? प्रोटॉन्स। वो पॉजिटिव चार्ज इसको फ्लो होने से रोकते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, करंट उतना कम फ्लो हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो जाने ही नहीं देंगे। पॉजिटिव चार्ज इसको घेर लेंगे कि नहीं तू मेरे पास रह जा, तू मेरे पास रह जा, पर उसको तो एक पॉइंट से दूसरे एंड हमको भेजना है ना। तो ये वो क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। और पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करते हो? तो पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कि ये वो फोर्स है जिससे करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा। वोल्टेज डिफरेंस क्या है? वो फोर्स है। करंट के लिए तो फोर्स ही है ना, वो जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उसको लेके जाएगा। तो V प्रोपोर्शनल टू R तो है। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट राइट, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू ends ऑफ एनी वायर मटेरियल, है ना, एंड्स ऑफ वायर ले लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट।
एक चीज हमेशा मेंशन करनी है यहाँ पे, कौन सी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। तो अब ये जो कांस्टेंट वाला प्रोपोर्शनलिटी वाला कंसेप्ट है, v प्रोपोर्शनल टू i, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगाते हैं तो क्या लग जाता है? r। और मुझे ना ये VRI अच्छा नहीं लगता, मैं इसको VIR लिखती हूँ, जो वीर की तरह साउंड होता है। वीर याद करने का तरीका क्या है? वीर, वेरी इंटेलिजेंट रैट, एक चूहा जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर में एक चूहा आ जाए सब तबाही मच जाती है, करंट पूरा जा रहा है, एक चूहा आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, करंट पहुंच ही नहीं पाया। तो वेरी इंटेलिजेंट रेट की कहानी है ये। तो V प्रोपोर्शनल तो होगा I के, लेकिन R बहुत ज्यादा उसको अफेक्ट करने वाला है। जितना ज्यादा R उतना कम I, क्योंकि देखो कैसे, V इज इक्वल्स टू IR, तो V बाय I इज इक्वल्स टू R। तो R और V कैसे हो गए? अब इनवर्सली इक्वल हो गए। तो जितना R बढ़ाओगे, मटेरियल का R जितना बढ़ेगा, I उतना कम होगा, और इसी का उल्टा V जितना बढ़ाओगे I उतना ही बढ़ेगा। तो ये ओम्स लॉ के बारे में था, है ना। यहाँ पे हमने नई टर्म सीखी जो रेजिस्टेंस है, वो कहाँ से आई? जब हमने क्या सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो खाली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो जो कांस्टेंट लगता है वो रेजिस्टेंस है। तो वीर, वेरी इंटेलिजेंट रैट, रैट कौन है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस? हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। यूनिट की बात करें तो R इज इक्वल्स टू V बाय I हो जाएगा। R की स्टैंडर्ड SI यूनिट होती है ओम, क्योंकि ये हमको ओम्स लॉ से मिला, ऐसे डिनोट करते हैं। वो नहीं कीड़ा होता है ऐसे ऐसे करके चलता है, रेंगता रेंगता, बस यही ओम्स है, रेंगता रेंगता वायर में भी आ जाता है। तो R ओम्स, ओम इसकी यूनिट हो गई, है ना। अब जो ये R है, ये कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, किस किस पे ये डिपेंड करेगा? तो R हमारे लिए क्या है? रेजिस्टेंस है। ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, तो किस मटेरियल में ज्यादा होगा, किस में कम होगा, है ना। तो पहले तो ये समझ लो कि जब हम V इज इक्वल्स टू IR लिखते हैं तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर करंट इनटू 1 ओम, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है कि 1 वोल्ट करंट तब फ्लो होगा जब इसमें 1 एम्पियर करंट और एक वो फ्लो होगा। यही अगर हमको R के लिए लिखना है तो V बाय I हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगी 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर करंट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई इसकी, ये एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का। और हमें पता है क्योंकि V I के प्रोपोर्शनल है तो इसको बोलते हैं VI ग्राफ, जो आपको हमेशा एग्जाम में जब भी ओम्स लॉ पूछा जाएगा आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये ले लो I, ये ले लो V, इधर आप बता रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे आप क्या बता रहे हो? करंट बता रहे हो, जिसको आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट। ये ओरिजिन है, जितना जितना आपका वोल्टेज बढ़ेगा उतना उतना आपका करंट भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको कांस्टेंट ग्राफ, VI कांस्टेंट ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का कॉज मैंने बता दिया आपको, यू अंडरस्टैंड द कॉज। क्या कॉज है? हिंड्रेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस, वो जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन को रोक रहे, वो है। तो जिस मटेरियल में जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे उतना ज्यादा वो रोकेंगे उसको, है ना। अब हमें एक चीज इधर पढ़नी है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जनरली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है? 3 चीजों पे डिपेंड करता है हमारा। किस किस पे डिपेंड करता है भाई रेजिस्टेंस? इसमें नहीं पढ़ते हम। रेजिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा है। दूसरा होता है मटेरियल की लेंथ कैसी है। तीसरा एरिया ऑफ मटेरियल। तो इन 3 चीजों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। तो 3 चीजों पे डिपेंड कैसे करता है? मटेरियल का मतलब है कि कैसा है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर है। कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, पॉजिटिव प्रोटॉन्स का
हिंड्रेंस बहुत कम होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा, इसके कंपैरिजन में इसमें रेजिस्टेंस हाई होगा। तो मटेरियल कैसा है, मेटल है, नॉन मेटल है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर है। लेंथ, जो भी वायर आप ले रहे हो उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि हर लेंथ में वही मटेरियल यूज हो रहा है रिपीटेडली, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएगा, फिर लगाएगा, हर पॉइंट पे वो रेजिस्ट करेगा उसको, तो जितनी लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना इंक्रीज होगा। तो लेंथ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब वायर लेते हो ना तो वो ऐसी होती है, जब उसको बहुत डीपली देखो तो एक सिलेंडर की तरह वायर होती है। अब मुझे बताओ, जितना ज्यादा उसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतने इजीली इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, क्योंकि मटेरियल कहाँ है, बाउंड्री पे मटेरियल है। तो अगर मैंने बड़ा ले लिया ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन बीच में से निकल जाएगा, तो ये प्रोटॉन इतनी इजीली इसको अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज्यादा है। अट्रैक्शन के लिए डिस्टेंस तो कम चाहिए ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गई यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो दूर दूर है, तो कैसे अट्रैक्ट कर पाएगा उसको, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली इधर से निकलेंगे और इधर से चले जाएंगे, है ना। तो जितना एरिया आप बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर देती हूँ, किसको, एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और एक रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जब मैं इन दोनों को मर्ज करती हूँ फ्रॉम 1 and 2, रेजिस्टेंस दो चीजों के प्रोपोर्शनल आता है, लेंथ और 1/एरिया के, दोनों को मिला दो तो लेंथ बाय एरिया हो जाता है लेंथ। अब जब यहाँ पर मैं इसका ये हटाती हूँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो एक साइन लगता है रो, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ रो। क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रो। अब तुम सब बच्चे रो, और नहीं रोना हो तो पढ़ो। तो R इज इक्वल्स टू रो L/A। जब भी कोई नया टर्म डिसाइड होता है फिजिक्स में, आता है कांस्टेंट है, उसकी यूनिट डिसाइड की जाती है। देख लो, R ये A डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगी, इज इक्वल्स टू रो। तो R क्या है, रेजिस्टेंस, यूनिट क्या है, ओम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है, मीटर, इज इक्वल्स टू रो। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू ओम मीटर, इसकी यूनिट आ जाएगी। तो दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़ा क्यों जाता है, कि जितने भी आसपास आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स काम कर रहे हैं ना, वो कैसे काम कर रहे हैं, कब कितना ज्यादा काम करेंगे, कब कम काम करेंगे, तो वो स्टडी करने के लिए ओम्स लॉ बनाया गया। जिसमें हमने वीर पढ़ा, वेरी इंटेलिजेंट रेट के बारे में, कि हर मटेरियल का एक रेट है रेजिस्टेंस, है ना। जितना आपका मटेरियल जो होगा इंसुलेटर की तरफ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, करंट कम फ्लो होगा। अरे वुड के सर्किट बनाते हैं क्या, रबर के बनाते हैं, प्लास्टिक, क्योंकि इंसुलेटर है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन्स का हिंड्रेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो हम कंडक्टर्स लेते हैं। फिर वहां से हमने पढ़ा कि वो लेंथ पे, एरिया पे और मटेरियल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना। अब हमने उन इक्वेशंस को मर्ज किया तो हमको रो की वैल्यू मिली। चलो, अब ओम्स लॉ में हो क्या रहा है, रेजिस्टेंस है। अब एक ही वायर में तो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट काम नहीं करता, मल्टीपल वायर्स लगती है, मल्टीपल वायर्स के मल्टीपल रेजिस्टेंस होते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, है ना। ओम्स लॉ पूरा पढ़ा किस पे आपने, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये याद रखना। अलग अलग उसके क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। अब उन वायर्स को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, वायर्स को कनेक्ट करने की जगह मैं बोलूंगी उन रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दो ही तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टडिंग इज की कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या तो सीरीज में कनेक्ट करोगे या तो पैरेलल। इसके अलावा कोई है क्या कनेक्शन, सोचो। जब कोई कनेक्शन नहीं हो तो छोड़ देना चाहिए, है ना। वैसे ही रेजिस्टेंस और पैरेलल के अलावा, सीरीज और पैरेलल के अलावा कोई कनेक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज की कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल। तो बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर दिया सीरीज पैरेलल के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल। इसके लिए आई थिंक मुझे पेन भी चेंज ही कर देनी चाहिए,
pen, pen, pen. We can take pen, pen, pen. It should be yellow. It should be a good combination. So series and parallel, dear students. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. गुजरात बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सीरीज पैरेलल टॉपिक सबको आता ही आता है ना. तो अब यहाँ देखें हम जरा सीरीज पैरेलल में जो हमारा सीरीज कनेक्शन है रेजिस्टेंसेस का, और जो हमारा कनेक्शन है किसका, रेजिस्टेंस का, पैरेलली कैसे होगा. तो मान लो मैंने एक वायर ले ली, इसका ये रेजिस्टेंस है R1, इसके ये दो एंड्स हो गए, ठीक है. अब इसी एंड से मैंने दूसरे वायर का एंड लगाया, ये हो गया मेरा दूसरा रेजिस्टेंस R2, ये खत्म हो गई. अब यहाँ से मैंने तीसरा रेजिस्टेंस लगाया, 3 वायर लगा दी मैंने. हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस हर वायर पे अलग अलग होगा, क्योंकि वो 2 एंड्स ऑफ द वायर का निकाला जाता है. तो इस एंड पे भी क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा. यहाँ पे V1 बोल सकते हैं हम, है ना. वोल्ट मीटर लगाया है, ये वोल्ट मीटर है, V पोटेंशियल वोल्टेज V1. फिर यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो, ये V2. फिर यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दो, V3. ये हमारे तीनों अलग अलग कनेक्ट हो गए. इसको मैं कनेक्ट कर देती हूँ एक बैटरी से. इधर हम लगा देते हैं एक की. आप यहाँ पे मीटर भी लगा सकते हैं इफ रिक्वायर्ड. अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा, आई इसमें भी आई जाएगा. फिर सीरीज कनेक्शन है, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, है ना. इस तरीके से इसका कनेक्शन बनेगा, है ना. इसको जूम आउट करें, जूम 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 जूम. इसको मूव करें, यहाँ मूव कर देते हैं. चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, यहाँ आ जाओ. हम दूसरा लिखें, चलो पेन पे आ जाते हैं. चलो परफेक्ट, ये हमारा कनेक्शन हो गया. ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी हैव 3 रेजिस्टेंस, R1, R2, R3. रेजिस्टेंस हमारे पास 3 है. पोटेंशियल डिफरेंस इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है. करंट इसमें हमारा I है, I है, I है ना. ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, V इज इक्वल्स टू IR. अब टोटल पोटेंशियल कितना होगा इसमें, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना ही होगा. V की वैल्यू क्या है, IR, टोटल रेजिस्टेंस IR है. यहाँ पे V1 IR1, यहाँ I क्यों लिया, क्योंकि तीनों में करंट तो सेम ही है. इधर IR2, इधर IR3. इन तीनों में क्या कॉमन है डियर स्टूडेंट्स, I कॉमन है. अंदर क्या बचेगा, R1, R2, R3. I से I कट हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू R1, R2, R3. एक हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना होगा, तीनों रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दो. अब ये 3 थे, 4 होते तो क्या होता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. 100 रेजिस्टेंस होता तो क्या होता, सबको ऐड करते. जितने भी n नंबर ऑफ ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का R1 प्लस R2 प्लस जितने भी आपके रेजिस्टेंस है, सबको सीरीज में आप सिंपली कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से ऐड कर दो, आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज. लेट वी सी हाउ इट वर्क्स फॉर पैरेलल. दिस इज डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. पैरेलल में कैसा होगा, ये एक पॉइंट है, यहीं से मैंने एक वायर ज्वाइन करी है और दूसरे पॉइंट पर खत्म कर दी. अभी दूसरी वायर में यहीं से कनेक्ट कर रही हूँ, इसी पे खत्म कर रही हूँ. तीसरी वायर भी मैं यहीं से ले लूँ, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही मैं तीनों वायर ले लेती हूँ. ये XY 2 पॉइंट्स हैं, तो तीनों वायर्स के एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो तीनों में पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा. तो तीनों में पोटेंशियल एक ही होगा. लेकिन यहां से जो करंट आ रहा था, की बना दो, यहाँ से अमीटर बना दो. ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. करंट ऐसे ऐसे जा रहा है. ये I यहाँ तक जा रहा था, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा I1, I2, I3. फिर यहाँ से निकलेगा करंट, है ना. तो इस केस में ओम्स लॉ लगेगा. रेजिस्टेंस तीनों कैसे है, R1, R2, R3. पोटेंशियल V सेम है. I
I1, I2, I3। तो हमें टोटल करंट देखना है कितना होगा। टोटल करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ओहम्स लॉ क्या होता है हमारा, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I कितना होगा, V बाय आर, V बाय आर होगा I। तो यहाँ पर इसके लिए कितना हो जाएगा, V बाय आर, इसके लिए कितना हो जाएगा, V बाय R1, इसके लिए V बाय R2, इसके लिए V बाय R3 हो जाएगा। तीनों में से V कॉमन है भाई, तो ये V हटाओ, इसको V बाहर निकालो, तो अंदर क्या बचेगा, R1, R2, R3, V से V कट हो जाएगा। हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, और जितने भी यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आप लगा दो। तो इस तरीके से ये हमारा डेरिवेशन होता है। अब इसमें सीखने की बात यह है कि सीरीज और पैरेलल दो तरह के कॉम्बिनेशन तो होते हैं, लेकिन किसका यूज कहाँ होता है हमें कैसे पता। तो देखो सीरीज कनेक्शन वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में, देखो यही वायर यहाँ जा रही है, यही यहाँ जा रही है, पूरा घूम रहा है, तो रेजिस्टेंस सीरीज में। सिंगल पाथ है करंट का, एक ही पाथ में करंट फ्लो होगा, करंट सारे के सारे रेजिस्टेंस में सेम फ्लो होगा। टोटल रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसका एप्लीकेशन कॉमन सर्किट्स, क्रिसमस पे या दिवाली पे हम जो पूरी वो डिजाइनर वो वायर्स लगाते हैं घर के आसपास, लाइटिंग्स लगाते हैं, अगर एक जगह से कट कर दो सारी बंद हो जाती है, क्योंकि वो कैसी है, सीरीज में कनेक्टेड है। द एंटायर स्ट्रिंग ऑफ लाइट स्टॉप वर्किंग। दूसरी बात, अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन ऐसे होते हैं, तीनों पे रेजिस्टेंस सेम होता है, रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है, ईच रेजिस्टेंस का अपना अलग पाथ होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस हम ऐसे निकालते हैं। पैरेलल सर्किट हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है। कभी एसी खराब हो गई या कुछ बोर्ड खराब हो गया तो क्या पूरे घर का सारा अप्लायंसेस खराब हो जाता है क्या, नहीं, क्योंकि उसका अपना पाथ था, वो वहां का पाथ खराब होगा तो इसका मतलब ये नहीं बाकी पाथ में करंट नहीं जाएगा, इसलिए घर में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन रखा जाता है। और दूसरी बात, एसी को लोड ज्यादा चाहिए, फैन को कम चाहिए, दोनों का पाथ सेम कर देंगे तो दोनों में सेम लोड जाएगा ना, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, कहीं करंट ज्यादा जाए, कहीं करंट, वो हम पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल सकते हैं। अगर एक डिवाइस भी फेल होती है तो अदर रिमेन फंक्शनल। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन डियर स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यार इतना काम कराओगे तो गुस्सा तो आएगा, गुस्सा कैसा होता है, गर्म ही होता है। क्या होता है, हम जनरली कंडक्टर्स को यूज करते हैं, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि भाई हम इसको कैच ही नहीं कर पा रहे, तो जो इलेक्ट्रॉन करंट पास हो रहा है वो उधर हीट जनरेट होती है। जितना ज्यादा आप अगर रनिंग कर रहे हो तो आप हीटअप हो जाओगे, वैसे ही जब कोई वायर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स को पास करा रही तो वो हीटअप हो जाएगी। अब जब वो हीटअप हो जाती है और रिजल्ट क्या होता है कि जो उसमें रेजिस्टर्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो हीटअप हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बल्ब सबसे अच्छा एग्जांपल है, उसमें फिलामेंट होता है, आप कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन दे रहे हो वो हीटअप हो जाएगा और ग्लो करने लगेगा, तो बल्ब का ग्लो होना इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ये कॉज क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक करंट हीट से हीट जनरेट करता है। क्यों हीट जनरेट करता है, ताकि वो रेजिस्टेंस से बच सके। जो कंडक्टर को रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उससे बचने के लिए इलेक्ट्रिक करंट खुद हीट जनरेट करता है। तो ये जो हीट जनरेट वो करता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी हीट वो जनरेट करेगा, तो जितना कम रेजिस्टेंस हीट भी उतनी कम, है ना। कोई हमें रोकेगा नहीं तो हम इजीली लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे ना। अब रोकने वाले इतने हैं तो हमको भी तो सबसे लड़ना पड़ेगा। अब सबसे लड़ोगे तो हीटअप तो होना ही पड़ेगा, तो जितने रजिस्टर्स इतना ही इलेक्ट्रिक करंट का हीटअप होना होता है। तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो बहुत सारी अप्लायंसेस के लिए अच्छा भी है। जैसे आयरन हो गया, आयरन क्या करता है, गर्म होने के बाद ही प्रेस करता है, तो आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल्स हो गए, इलेक्ट्रिक हीटर्स हो गए, गीजर्स हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, हमको हीटिंग इफेक्ट को हेल्प कर रहा है। हीटिंग इफेक्ट हमको एक्चुअली वो अच्छा नहीं है लेकिन हमको हेल्प भी बहुत करता है। तो वैसे ही लाइफ में जब लड़ना पड़ता है ना दोस्तों दूसरों से, तो वो अच्छा तो नहीं है, पर आगे बढ़ने के लिए लड़ना तो पड़ता ही है। तो यहाँ से एक नया लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ते हैं हम। सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि कितनी हीट उसमें से जनरेट होगी वो कैसे पता चले। तो हमें पता है वर्क डन, किसी एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो हमने पोटेंशियल पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई, पोटेंशियल इनटू चार्ज हो गई। पावर क्या है, हम जब पावर देते हैं किसी को, जैसे स्विच भी ऑफ करते हैं तो क्या कर रहे हैं, पावर देते हैं, तो कितनी देर के लिए हम उसको वर्क करवा रहे हैं, यही पावर है। तो वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इंटू क्यू, लेकिन ओम्स लॉ से हमको पता है V की वैल्यू IR होती है। V की जगह जब मैं पुट कर दूंगी IR तो ये हो जाएगा IR Q बाई टी, और Q बाई टी भी तो करंट था, तो I स्क्वायर R पावर होता है। या फिर अगर यहाँ पे भी मैं Q बाई टी की जगह I रख दूं तो PVI भी हो सकता है। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो व्हाट जो है वो ही पावर की यूनिट है। तो अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कुछ टाइम के लिए दे रहे हैं, मतलब पावर हम कुछ टाइम के लिए दे रहे हैं। तो इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ टी का मल्टीप्लाई कर दूं तो PT और VIT, ये जो PT है पावर देना, बहुत टाइम तक पावर दोगे तो हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी, तो हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल्स टू VIT। अब ओम्स लॉ अगेन, सब जगह ओम्स लॉ लग रहा है, क्या हो जाएगा, IR होता है, V की जगह IR रख दो, तो IR इसकी जगह रखोगे तो 2 बार I हो जाएगा I स्क्वायर RT। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हीट, इधर हीट की वैल्यू यूनिट क्या होगी, जूल, यही हीटिंग इफेक्ट है, यहीं से ये जूल आ रहा है। तो इस तरीके से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन बाकी है, तो एक वीडियो न्यूमेरिकल्स की भी डाल सकते हैं। चलो कमान, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। थैंक यू सो मच।